नमस्कार। अगर भारत की कहानी को समझना है ना तो उसके दिल को समझना पड़ेगा। और भारत का दिल वो धड़कता है उत्तर प्रदेश में। तो आज चलिए इसी विशाल और बेहद अहम राज्य के इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों इस एक राज्य में इतनी ताकत है कि वो दिल्ली का रास्ता तय कर देता है? इसका जवाब वो छिपा है इसके बहुत गहरे और शानदार इतिहास में। जरा सोचिए, एक ही धरती जहां राम और कृष्ण की लीलाएं भी हुईं और बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला प्रकाश भी यहीं फैलाया। इसी मिट्टी से रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पैदा हुए और इसी राज्य ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए। मतलब इसका असर भारत के पूरे ताने बाने में बहुत गहराई तक बुना हुआ है। तो आज जो सियासी ताकत हम देखते हैं ना, उसकी जड़ें वो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए एक काम करते हैं, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे देवताओं और बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस जमीन को गढ़ा। ये वो पवित्र भूमि थी जिसे उस जमाने में ब्रह्मश्री देश या मध्य देश कहा जाता था। और यहीं इसी गंगा के किनारे वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों ने रामायण की रचना की। एक ऐसा ग्रंथ जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सोच और हमारे मूल्यों को दिशा दी है। शुरुआत हुई वैदिक युग से, जब गंगा के मैदानों में एक महान सभ्यता की नींव रखी गई। फिर आया महाकाव्यों का दौर। सोचिए, अयोध्या और हस्तिनापुर जैसी जगहों पर भारत की सबसे बड़ी कहानियां घट रही थीं। और ये सिलसिला रुका नहीं। मौर्य सम्राट अशोक से लेकर गुप्त साम्राज्य के सुनहरे दौर तक ये इलाका हमेशा सत्ता और संस्कृति का सेंटर बना रहा। एक ऐसा सेंटर जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक नई शक्ल दी। और फिर यहाँ एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हुई। इसी धरती पर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और बस यहीं से शांति और अहिंसा का वो संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। और इस तरह उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। खैर, समय का पहिया तो घूमता है, और जैसे जैसे वो घूमा, भारत के साथ साथ इस इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी। मध्यकाल में यहाँ नए विचार आए, नई भाषाएं आई, नए धर्म आए, और इन सब के मिलने से एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति पैदा हुई जो आज भी यहाँ की पहचान है। और इस दौर की जो सबसे खूबसूरत देन है वो है गंगा जमुनी तहजीब। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक सलीका है, एक तरीका है। एक ऐसी जगह जहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज़ मस्जिद से आती अजान में घुल मिल जाती है, जहाँ भाषा, संगीत, कला, हर चीज़ में हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक हो जाती हैं। इसकी शुरुआत हुई 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के साथ मुस्लिम शासन की स्थापना से। इसके बाद कई सदियों तक दिल्ली सल्तनत ने इस पूरे इलाके पर राज किया। और फिर आया साल 1526, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और इस साम्राज्य ने तो इस जमीन पर अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ी। महान मुगल बादशाह अकबर को ही देख लीजिए। उन्होंने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में अपनी शानदार राजधानी बसाई। और उसकी वास्तुकला में कमाल का मिश्रण है, हिंदू और इस्लामी स्टाइल का। ये दिखाता है कि अकबर एक मिलीजुली संस्कृति बनाने का सपना देखते थे। और फिर उनके पोते शाहजहां ने यमुना के किनारे मोहब्बत की एक ऐसी अमर निशानी खड़ी कर दी जिसने आगरा का नाम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पे लिख दिया। जी हाँ, ताजमहल। लेकिन देखिए, साम्राज्यों का सूरज हमेशा तो चमकता नहीं रहता। जैसे जैसे मुगल ताकत कमजोर पड़ी, एक नई शक्ति अंग्रेज, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की यही धरती एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बनने वाली थी जो इतिहास को बदलने वाला था। 1857, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। ये वो साल था जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पहली सबसे बड़ी कोशिश हुई। और इस क्रांति का, इस बगावत का सेंटर था उत्तर प्रदेश। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी ना, वो मेरठ शहर से भड़की। और फिर तो देखते ही देखते वो चिंगारी पूरे उत्तरी भारत में एक आग की तरह फैल गई। एक ऐसी आग जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, मंगल पांडे और न जाने कितने ही ऐसे वीरों ने इसी धरती से बगावत का झंडा उठाया। और ये सब हमेशा के लिए भारत के आज़ादी के संग्राम के हीरो बन गए। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति ने भले ही फौरन आज़ादी न दिलाई हो, लेकिन उसने आज़ादी की जो आग जलाई थी वो 20वीं सदी में और भी ज़्यादा भड़क गई। अब ये इलाका एक मॉडर्न स्टेट के तौर पर शक्ल ले रहा था और आधुनिक भारत को बनाने में अपनी सेंट्रल भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दौर में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान भी बदली। देखिए, 1902 में इसका नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गई। आज़ादी के बाद 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2000 में एक और बड़ा बदलाव आया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर साल 2000 में भारत के सबसे बड़े राज्य को बांटा क्यों गया? उत्तराखंड का बनना ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे दशकों पुरानी मांगें और बहुत सारी शिकायतें थीं। असल में प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके थे, वहाँ रहने वाले लोगों को लगता था कि लखनऊ में जो सरकार बैठी है वो बहुत दूर है। वो उनकी ज़रूरतों को, उनकी संस्कृति को, उनके विकास को नज़रअंदाज कर रही है। और बस इसी भावना ने एक अलग राज्य उत्तराखंड के आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन मजे की बात देखिए, उत्तराखंड के अलग होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल दबदबा कम नहीं हुआ। वो जो पुरानी कहावत है ना, वो आज भी उतनी ही सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता आज भी उत्तर प्रदेश से ही होके गुजरता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो ये है कि भारत के इतिहास में किसी और राज्य ने देश को इतने प्रधानमंत्री नहीं दिए जितने अकेले उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। ये भारत की पॉलिटिक्स में इसके जबरदस्त असर को साफ साफ दिखाता है। तो प्राचीन काल के दिल से लेकर आज के भारत के पावर सेंटर तक उत्तर प्रदेश का सफर एक तरह से खुद भारत के सफर का आईना है। ये साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की, संस्कृतियों के मिलने की, बगावत और फिर एक राष्ट्र बनाने की एक महान कहानी है।